स्टडी प्लस में, और आज आपके बीच में मैं लेके आऊँ यहाँ पर वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट की, और ये वीडियो वीपीडीओ प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसमें हम बात करेंगे 100 प्रश्नों की, जिसमें आपका हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा हिंदी और उत्तराखंड के यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर हिंदी के वीडियोस अगर नहीं देखी हैं या इससे अलावा भी आपको अगर प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो आपके सारे प्रैक्टिस सेट मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पहली बार चैनल पर आया, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कितना स्कोर आपका बन रहा है, कितना हुआ है, इसका आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है कोणधारी, कोसाधारी या कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोणधारी वन कहाँ नहीं पाए जाएंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजोनिया। अमेजन जो है बेसिन जो है वो आपका भूमध्य रेखा के नज़दीक है, और कोणधारी वन हमेशा ऐसी स्थिति में पाए जाते हैं जहाँ पर ऊंचाई हो, ठंडा हो। ठीक है, वहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। अमेजोनिया में जो है वो आपके चौड़े पत्ते वाले वन या सदाबहार वन पाए जाएंगे। ठीक है, अगला, निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। ठीक है, पहली अंतरिक्ष यात्री जो थी वो वैलेंटिना तेरेस्कोवा थी। ठीक, अगला है लोसांग, एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो लोसांग उत्सव जो मनाया जाता है वो सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, एक बौद्ध धर्म का यह त्यौहार है। अगला है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी रॉबर्ट पियरी के द्वारा। ठीक है, अगला हो जाएगा पांचवा प्रश्न, संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। देखो, संविधान सभा में जो सर्वाधिक जो था वो संयुक्त प्रांत का था, जिसको आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जाते हैं। उस समय उत्तर प्रदेश में जो संयुक्त प्रांत था उसमें आगरा, अवध और इसके अलावा उत्तराखंड का जो एरिया था, बहुत सा ऐसा क्षेत्र था जो उस समय संयुक्त प्रांत के अंतर्गत था, और वहाँ पर सर्वाधिक सीटें थी। तो इसलिए वहाँ पर क्या हुआ, संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व जो है वो संविधान सभा में होगा, जो 1946 में गठित की गई थी संविधान सभा। ठीक है, अगला है किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या, मतलब किसी भी राज्यसभा में राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा के न्यूनतम क्या हो सकती है, 60 हो सकती है। ठीक है, अगला हो जाएगा वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, जो मतलब वायु में जो विद्यमान जलवाष्प की मात्रा होती है, हम वायु की प्रति इकाई आयतन में नापते हैं उसको। ठीक है, जलवाष्प की मात्रा होता है, उसको निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं, जो वर्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जो नहर जोड़ेगी तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, तो सही आंसर हो जाएगा कील नहर। ठीक है, कील नहर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साबरमती नदी। ठीक है, तो एक शॉर्टकट होता है समानता। ठीक है, समानता मतलब हो गया साबरमती, माहे, नर्मदा और ताप्ती। ये नदियाँ ऐसी होती हैं जो पश्चिम में गिरती हैं, यानी कि यह पश्चिम को बहती हैं। पूरब में है आपका बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है आपका अरब सागर। तो पश्चिम में यानी कि अरब सागर में गिरेगी, ये चीज़ ध्यान देना। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से गिरेगी, कृष्णा, ठीक है, वैगई, पेन्नार, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, ये सब आपकी कहाँ गिरेंगी, बंगाली खाड़ी में गिरेंगी। अगला है सही सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है सही सुमेलित जो नहीं है इसमें कौन सी नहीं होगी। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन सही है बिल्कुल। ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन ये भी सही है। भूरी क्रांति मसाला, ठीक है, गुलाबी क्रांति झींगा, तो सही है। भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक से संबंधित है, मसाला क्रांति से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला हो जाएगा आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापित कोलकाता के फोर्ट ग्लोस्टर में कब की गई थी। इसकी स्थापना फोर्ट ग्लोस्टर एक जगह है कोलकाता में, वहाँ पर सबसे पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी, जिसका सही आंसर हो जाएगा 1818 में। ठीक है, कितने नंबर आपके बन रहे हैं आप उसको जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कितना है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो पूर्व मध्य रेलवे जो है वो हाजीपुर है। ठीक है, यानी कि पूरब में कोलकाता है, उसके बीच में पूर्व मध्य रेलवे इसको बोलते हैं, ये हाजीपुर में है। ठीक है, हाजीपुर आपका बिहार में पड़ता है। तो यहाँ पर आपका हाजीपुर में है। तो टोटल आप देखोगे तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलावा जो किनारे में है इनके यहाँ पर भी हैं, और एक तटीय रेलवे है। ठीक है, टोटल आपके 17 रेलवे जोन हैं। ठीक है, अभी शायद मेरे ख्याल से एक और बनाया जाए तटीय वाले को, तो 18 रेलवे जोन हो जाएंगे। ठीक है, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो यहाँ पर जो साक्षरता प्रतिशत है सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप की है। ध्यान देना, जितने भी यहाँ पर आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उसकी सर्वाधिक कहाँ है, लक्षद्वीप में देखने को मिलती है। अगला है
निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक काल में आकाश का देवता के रूप में पूजा आता था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ध्यों। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है इंद्र जो है इसका सर्वाधिक वर्णन किया गया है। इसको पुरंदर कहा जाता था, यानी कि इसको हम युद्ध का देवता ही मानते हैं। ठीक है, वरुण जो होता था आपका, ठीक है, वायु के देवता के रूप में भी हम उनको मानते हैं। ठीक है, सोम एक सोम रस था। ठीक है, तो इसका उल्लेख भी आपका ऋग्वेद में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, इंद्र में सर्वाधिक आपको इस देवता को सर्वाधिक सूक्त जो है वो समर्पित इंद्र को ही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 15वां। 16 महाजनपदों में वो कौन सा जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अश्मक। ठीक है, अश्मक गोदावरी नदी के तट पर था। ठीक है, मत्स्य जो है विराटनगर की राजधानी थी, और जो राजस्थान में है सूरसेन जो था मथुरा की राजधानी थी। ठीक है, अगला हो जाएगा बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार जो था इसने जो आजीविक संप्रदाय का अनुयायी माना जाता है। इसने आजीविक संप्रदाय के साथ मतलब जो आजीविक संप्रदाय था उसको संरक्षण प्राप्त किया था। ठीक है, अगला है मौर्यकालीन आय का संग्रहकर्ता जो था वो क्या कहलाता था? तो आय का संग्रहकर्ता रहता है समाहर्ता। ठीक है, समाहर्ता जो था वो आय संग्रह करता था। अगला हो जाएगा राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। अगला प्रश्न हो जाएगा किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लिए। अगला हो जाएगा फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा तारकनाथ दास। ठीक है, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो यहाँ पर जो दूसरा सबसे ज़्यादा है जो है आपका मुरादाबाद सिटी है। अगला है 22वां शिक्षा के अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया था। तो शिक्षा का अधिकार जो था उसको हम मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया था। इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में। इसके द्वारा हमने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया। ठीक है, पहले यह जो था आर्टिकल नंबर 45 में दिया गया था, वहाँ से हटा के इसको कहाँ लाए हम आर्टिकल नंबर 21A में लेके आए। ठीक है, ध्यान देना। अगला हो जाएगा 23वां भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण अधिनियम पर्यावरण परीक्षण यानी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1986। ठीक है, 1986 में हम इसको लेके आए थे, ध्यान देना। अगला है किस उत्पादक को इको मार्क दिया जाता है? तो इको मार्क जो हमेशा दिया था, अब इससे प्रश्न ही पूछा गया था। ठीक है, ध्यान देना। इको मार्क जो हम देते हैं वो देते हैं हम जो पर्यावरण का मित्रवत हो, यानी कि पर्यावरण में जो मित्रता हो, यानी कि जो हमारे पर्यावरण से संबंधित मतलब पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए, इसको हम इको मार्क देते हैं। अगला है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। तो डॉल्फिन डे हम किस दिन मनाएंगे? ठीक है, डॉल्फिन डे हम मनाएंगे 5 अक्टूबर को। ठीक है, कब मनाएंगे? 5 अक्टूबर को मनाएंगे हर साल। ठीक है, मनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान देना। गंगेटिक डॉल्फिन जो है हमारे जलीय पशु भी है। ठीक है, जलीय पशु अगर कभी आ गया तो गंगा डॉल्फिन या गंगेटिक डॉल्फिन हमारा है। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय पशु। अगला 26वां हो जाएगा भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है? भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सही है गलत है? ठीक है, भारत जो है विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो देखो पहली बात तो यह है, इसका जो सही हो जाएगा आपका एक तो है दूसरा संसार का लगभग 2.42% क्षेत्र जो है भारत के अंतर्गत आता है, और उसका वजह तीसरा जो है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल सही बात है। छठा ना होकर यहाँ पर 7वां हमारा क्या है आपका भारत जो है विश्व का प्रदेश रहेगा जनसंख्या में। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा कहाँ पर मिलती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। तो अब उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जो जलधारा हैं यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड एक जगह है। ठीक है, वहाँ पर यह मिलती है। तो न्यू फाउंडलैंड वाली जगह पे मिलती है, वहाँ पर सर्वाधिक मछलियों का जन्म होता है, सर्वाधिक मछलियाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड पर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर यह मिलती है। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये भूमध्य रेखा जो है हमारी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक गर्म जलधारा भूमध्य रेखा से बनती हुई चलती है ऊपर को, और लेब्राडोर जो है यह हमारी आती है ऊपर से, यानी कि यह आती है हमारी अंटार्कटिक महासागर से होती हुई आती है।
जो अपने साथ बड़े बड़े हिमखंडों को लेकर आती है। अभी हाल ही में टाइटैनिक बड़ा सुर्खियों में था और टाइटन भी सुर्खियों में था, आपको पता है। तो जो टाइटैनिक जहाज़ डूबा था वो डूबा था आपका लेब्राडोर की जलधारा के कारण, उसके द्वारा लाए गए बड़े बड़े हिमखंडों के कारण वो डूब गया था। ठीक है, अगला है 28वां प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सी ठंडी हवा है। अब यहाँ पर हवाएं जो हैं उनके प्रकार होते हैं, स्थानीय हवाएं होती हैं उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो बोरा जो है वो ठंडी है, बाकी हरमट्टन, फौन और सिराको ये 3 के 3 गर्म जलधारा हैं। ध्यान देना, जैसे हमारे हमारे भारत में चलती है आपकी लू। ठीक है, उत्तराखंड में तो नहीं चलती उतना लू, लेकिन जो प्लेन्स में चलती है, जैसे कि हमारे गंगा के मैदान के ऊपर लू चलती है, गर्म जलधारा है, गर्म हवा है। इसी प्रकार से देश विश्व के अलग अलग जगह पर उनके स्थान के आधार पर उनको हमारे क्या कर रखा है, बांटा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे है अगला, जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्य को करने से इनकार कर देता है या उपेक्षा करता है तो उसके खिलाफ कौन सी रीट जारी की जा सकती है। अब कौन सी रीट जारी करती है इसको, ठीक है, तो उसको आपका मैंडमस होता है एक, ठीक है, उसको जारी करता है। ठीक है, तो मैंडमस होता है जिसको आपका रीट जो है या तो हाई कोर्ट जारी करेगा या सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, दोनों में से कोई भी जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है आर्टिकल नंबर 32, ठीक है, और हाई कोर्ट को पावर देता है आर्टिकल नंबर 226। अगला है, हाल ही में 52वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना। ठीक है, तो 52वां बाघ अभ्यारण्य जब बनाया गया था वो था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ठीक है, इसको बनाया गया था 52वां बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, अच्छा, बाघ संरक्षित सन 1973 से शुरू किया गया था, 1973, और उसके बाद हमारा जो कार्बन नेशनल पार्क है उसमें सबसे पहले उसको शामिल किया गया था। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। अगला हो जाएगा, सागौन वृक्ष को राज्य की संपत्ति कब घोषित किया गया था। तो सागौन वृक्ष को राज्य की संपत्ति 1855 में घोषित किया गया था। उस समय हेनरी रैमजे थे, उन्होंने जंगल को काटने इस पर रोक लगाई, जंगल में जो पेड़ काटने पर उन पर रोक लगाई थी और पेड़ों पर घन लगाने की शुरुआत की थी। ठीक है, पहला कंजर्वेटर भी हम रैमजे को मान लेते हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा 32वां, हेली नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कब किया गया। तो हेली नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क सन 1954 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1957 में इसको वर्तमान नाम दिया गया था। सन 1936 में इसकी स्थापना हुई, आप जानते हो, हेली नेशनल पार्क के रूप में। ठीक है, सर्वाधिक पर्यटन कार्बेट में ही आते हैं। अगला है, राज्य में जाह्नवी नौला कहाँ स्थित है। तो राज्य में जाह्नवी नौला जो है यह पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ पर बुद्ध कालीन कुछ प्रतिमाएँ और उनकी कुछ चित्रकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। ये बहुत ऐतिहासिक नौला है जाह्नवी नौला। ठीक है, कत्यूरी कालीन भी बहुत फेमस रहा है। अगला है 34वां, ऐपण या अल्पना में बनाए गए विभिन्न देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा जाता है पीठ या आसन। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, पौड़ी में युवक संघ की स्थापना किसने की थी। तो पौड़ी में युवक संघ की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा। ठीक है, श्रीदेव सुमन को आप जानते हो, जिन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की और टिहरी को राजशाही से आज़ाद करने के लिए आंदोलन चलाए। बैरिस्टर मुकुंदलाल के बारे में आप जानते हो कि बैरिस्टर मुकुंदलाल जो हैं बैरिस्टर मुकुंदलाल ने क्या किया था कि आज़ादी के बाद, भारत के आज़ाद होने के बाद, बैरिस्टर मुकुंदलाल ने मौलाराम के चित्रों को खोजकर उनके ऊपर एक किताबें लिखी। ठीक है, तो गढ़वाल पेंटिंग्स इनके द्वारा निकाली गई थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सन 1930 में हुए एक पेशावर कांड उसकी पैरवी की थी। ठीक है, पेशावर कांड की पैरवी की थी इन्होंने, मुकुंदलाल ने। ठीक है, 1922 में इन्होंने तरुण कुमाऊं नामक एक समाचार पत्र भी निकाला, जिसको मैजिनी के तर्ज पर, ठीक है, यंग इटली के तर्ज पर इसको निकाला गया था। अगला हो जाएगा 36वां प्रश्न, कनिंघम के अनुसार श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। तो कनिंघम कहता है कि इसकी स्थापना महीपति शाह के द्वारा 1300 के सन आसपास कर दी गई थी। 1300 कुछ सन है उसमें इसकी स्थापना कर दी गई थी। हालांकि कुछ लोग जैसे कि लिखते हैं कि 1515 में इसको अजयपाल ने बसाया, 1517 में अपनी राजधानी वहाँ पर स्थानांतरित करी। ठीक है, तो अलग अलग मत हैं। तो कनिंघम के अनुसार अगर पूछ लिया गया तो महीपति इसका सही आंसर होगा। अगला है 37वां, पलटन बाजार अल्मोड़ा में इंडियन बॉयज हिल स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई। 1912 में। ठीक है, 1912 में यहाँ पर हम जानते हैं कि एनी बेसेंट का नाम तो हम सब ने सुना है। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया, ये भी आप जानते हो। इसके अलावा उन्होंने एक और चलाया था, होम रूल लीग आंदोलन के अलावा उनका एक आंदोलन और था। उसमें उन्होंने क्या किया था कि यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, उनका मकसद था कि पाश्चात्य संस्कृति और इंडिया की जो
पुरानी संस्कृति थी उसको मिलकर दोनों को आगे बढ़ाना उनका एक लक्ष्य था। तो इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1912 में इन्होंने पलटन बाजार में एक इंडियन बॉयज़ स्कूल खोला था। ठीक है, तो ध्यान देना ये उन्हीं की संस्था ना, एनी बेसेंट की संस्था थी, उन्हीं के द्वारा इसको खोला गया था। ठीक है, ठीक है, तो उनके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी खोली गई थी एक, तो उसमें आपका 1912 में उन्हीं के द्वारा यहाँ पर एक स्कूल खोला गया था। ठीक है, अगला है गीत गोविंद का कुमाऊनी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो गीत गोविंद का कुमाऊनी में पूर्णानंद भट्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, राज्य में आंचल अमृत योजना का शुभारंभ कब किया गया। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य में आंचल अमृत योजना का शुभारंभ किया गया था 13 मार्च सन 2020 को। इसमें ये आंगनबाड़ी में शुरू किया गया था। इसमें छोटे बच्चों को गर्म दूध देने की यहाँ पर प्रावधान किया गया था। अगला है राज्य में 1000 क्रांतिकारी द्वारा हल्द्वानी पर अधिकार कब किया गया। तो ये किया गया था सन 1857 में 17 सितंबर को। ठीक है, अभी डेट आ गई। तो सन 1857 की जो क्रांति हुई थी जिसको हम गदर बोलते हैं, 1857 में उस समय रैमजे यहाँ के कमिश्नर हुआ करते थे। ठीक है, हेनरी रैमजे, जिनको हम कुमाऊं का बेताज बादशाह के नाम से जानते हैं। तो हेनरी रैमजे के समय में जो क्रांतिकारी थे खान बहादुर खान जो थे बरेली के, ठीक है, उनके कुछ अनुयायी थे, उनके द्वारा यहाँ पर कब्जा कर लिया गया था और ये डेट थी 17 सितंबर सन 1857 में। ठीक है, अगला है गढ़वाल भ्रातृमंडल के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो गढ़वाल भ्रातृमंडल की जो प्रथम बैठक थी ये थी कुलानंद बर्थवाल की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 42, असुमिलित छाटना है इसमें। ठीक है, चाय विकास बोर्ड 2004 में बना, सही है। अल्मोड़ा जेल 1816 में बनी, ये भी सही है। भरतखंडे महाविद्यालय 1959 में बना, नहीं ये गलत है। और नाट्य संगीत अकादमी सन 2002 में बना, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला है वन अनुसंधान संस्थान के से संबंधित असत्य है। वन अनुसंधान संस्थान के बारे में यहाँ पर दिया गया है, आपको पहचानना है। ठीक है, स्थापना 5 जून 1906 में हुई, ये बिल्कुल सही है। डिजाइन करता CG ब्राउनफील्ड से, ये भी सही है। मुख्य भवन का निर्माण 1929 में हुआ था इरविन के समय, ये भी सही है। पहले महानिदेशक जेम्स ब्रून नहीं थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, पहले जो हैं, ठीक है, तो वो नहीं थे जेम्स ब्रून। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है कि कौन पहले थे। ठीक है, ये आप कमेंट करके लिखिए कि कौन पहले महानिदेशक बनाए गए थे। अगला है 44वां, उत्तराखंड जल नीति कब अस्तित्व में आई। उत्तराखंड जल नीति की बात हो रही है, वाटर रूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान देना। तो ये आई थी 21 दिसंबर सन 2019 में। उत्तराखंड में संतला देवी मंदिर किस जिले में स्थित है। संतला देवी मंदिर है देहरादून में। ठीक है, अगला है टिहरी रियासत में पुच्छी कर किस पर लिया जाता था। तो पुच्छी कर जो होता था वो पशुओं पर लिया जाता था। ठीक है, अगला है पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है। पहाड़ी चित्रकला जो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरी लाल वैद्य। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किनास पर्वत कहाँ स्थित है। किनास पर्वत जो आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको पौड़ी गढ़वाल में। अगला है सबसे लंबा कार्यकाल किस कमिश्नर का रहा। सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा हेनरी रैमजे का रहा। ठीक है, 1856 से लेके लगभग 84-85 तक यहाँ पर रहे। इनको ज़बरदस्ती रिटायर किया गया था, हालांकि जाना नहीं चाहते थे यहाँ से। ठीक है, और लंबे समय तक कार्यकाल रहा, काफ़ी अच्छे कार्य इन्होंने यहाँ पर किए। ठीक है, रैमजे स्कूल बनाया अल्मोड़े में। इसके अलावा कोड़ी, और जो उस समय क्या होता था, क्षय रोग होता था, तो कोड़ी खाना बनाया गया। ठीक है, इनके समय में, इन्हीं के समय में आपका हम कहें तो रेलवे की शुरुआत हुई थी, हालांकि 84 में आ गई थी, 84 में रेलवे भी आ गई थी यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे करके इनके समय में काफ़ी यहाँ पर उन्नतियाँ भी हुई। ठीक है, अगला है अंग्रेजों ने किस नगर को स्वच्छ रखने के लिए लोटा कानून पारित किया था। तो सही आंसर है अल्मोड़ा। दियारा बुग्याल में अंडूडी उत्सव मक्खन होली की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो ये जो की गई थी आपका चंदन सिंह राणा के द्वारा किया गया। अगला है विक्टर मोहन जोशी द्वारा स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र कब निकाला गया। तो 1930। विक्टर मोहन जोशी की बात करें तो इनके दादाजी, इनके पिताजी जो थे बाद में ईसाई बन गए थे, उनका नाम विक्टर जोसेफ रखा गया था। हालांकि बाद में इन्होंने अपना नाम हमेशा विक्टर मोहन जोशी ही रखा। ठीक है, 1930 में स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र निकाला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समाचार पत्र उस समय का, 1930 का, विक्टर मोहन जोशी का। ठीक है, हालांकि बाद में इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था जब झंडा सत्याग्रह हुआ था अल्मोड़ा में, जिसमें हम कई बार पढ़ते हैं कि बिश्नी देना सबसे पहले झंडा फहराया था। झंडा सत्याग्रह जब 1930 में हुआ था, उस समय इनको काफ़ी चोटें आई थी। उस समय इनको काफ़ी चोटें आई थी, इनको जेल भी हुई थी उस समय। ठीक है, अगला प्रश्न है हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादिका जिसमें अनेक शासक और वंशों का उल्लेख मिला, कहाँ से प्राप्त हुआ है। जोशीमठ से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है वो, जोशीमठ से प्राप्त हुआ है।
अगला प्रश्न हो जाएगा, डुंगरी घाटी में स्थित ग्वारखा गुफा में मिले मानव पशुओं की चित्रों की संख्या क्रमशः कितनी है? 33 मानव है, 8 हैं, टोटल 41 यहाँ पर हमको चित्र देखने को मिलते हैं। 55वां प्रश्न है, स्कंद पुराण में कितने हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है? स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख किया गया है, जैसे जम्मू है, मानस खंड है, केदार खंड है, नेपाल है, ठीक है। इस प्रकार से आपके 5 हिमालयी खंड हैं। अगला है, विशिष्ट कुंड, विशिष्ट गुफा, विशिष्ट आश्रम, ये तीनों कहाँ हैं? ये तीनों विसोन पर्वत पर स्थित हैं। अगला है, टिहरी जिले में तपोवन किसकी तपस्थली मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण की। अगला प्रश्न है, देहरादून के अंबानी नामक ग्राम में किस राजा की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो अंबानी नामक ग्राम में जो हमको भद्रमित्र शुंग की मुद्रा प्राप्त हुई है और इसका एक अभिलेख भी हमको देखने को मिलता है। अगला है 59वां, निम्न में से कौन से असुमिलित हैं? तो यहाँ पर मौलाराम आर्ट गैलरी श्रीनगर, ये बिल्कुल सही है। गिरजा किशोर संग्रहालय अल्मोड़ा, ये भी सही है। वीरेंद्र संग्रहालय नरेंद्र नगर, ये भी वीरेंद्र संग्रहालय नरेंद्र नगर नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। भारत कला भवन वाराणसी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल झूला मेला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आपका श्यामला ताल, ठीक है, श्याम ताल। अगला प्रश्न हो जाएगा, दूनागिरी दौराहाट मंदिर का निर्माण किस वर्ष से किया गया था? दूनागिरी दौराहाट मंदिरों का जो निर्माण किया गया था, ऐसा माना जाता है कि वो 1183 के आसपास कत्तियों के द्वारा किया गया था। अगला है, कवित्री महादेवी वर्मा स्मृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलेगा रामगढ़ के नैनीताल में, ठीक है। तो यहाँ कुछ समय रही थी वो मीरा, बोलते हैं उनको आधुनिक मीरा, ठीक है, महादेवी वर्मा को, और मीरा कुटीर भी यहाँ पर उनको बनाई गई है, ठीक है, उन्हीं की याद में। अगला है, निम्न में से किसके कार्यकाल में कुमाऊं प्रिंटेड रूल्स को लागू किया गया था? कुमाऊं प्रिंटेड रूल जो आई वो लुसिंगटन के कार्यकाल में लाए गए थे, ठीक है। लुसिंगटन की हालांकि मृत्यु हो गई थी, उसके बाद लुसिंगटन के बाद बैटन आए, ठीक है, बैटन के बाद रैमजे आए, तो इन्हीं के जो दामाद थे वो रैमजे थे। अगला है, उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो उत्तराखंड में पहले प्रवेश करने वाले पुर्तगाली माने जाते हैं, ठीक है। पुर्तगाली जैसे कि हम बात करते हैं तो अंद्रांदे वगैरह जो यहाँ पर आया था, ठीक है, हम देखते हैं कि अंद्रांदे आया था शाम शाह के समय में, पहला मिशनरी माना जाता है वो 1624 में, वो सब पुर्तगाली पादरी थे। तो पुर्तगाली ऐसा माना जाता है कि पुर्तगाली सबसे पहले जो थे भारत में प्रवेश करने वाले, मतलब उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। अगला है, 65वां, निम्न में से कौन सा कथन गढ़वाल के अंतिम राजा प्रद्युम्न शाह के बारे में सही कथन है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन कौन से कथन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला है आपका, गोरखाओं ने प्रथम आक्रमण 1803 में किया था, ये तो नहीं, गलत हो जाएगा क्योंकि 1791 में किया था, आपको पता है। 1803 में गोरखाओं के साथ दूसरा युद्ध बाड़ाहाट में हुआ था, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2-3 युद्ध हुए थे इनके, गोरखाओं के साथ हुआ था इनका, प्रद्युम्न शाह का युद्ध बाड़ाहाट में हुआ था, फिर उसके बाद तीसरा युद्ध जब होता है उसमें हार गए थे, ठीक है। अगला है, खुड़बुड़ा के युद्ध में रामदयाल सिंह ने सैन्य मदद दी थी, ये भी बिल्कुल सही है। रामदयाल सिंह जो थे लंढौर रियासत जो रुड़की थी उस समय, वहाँ के राजा था, उन्होंने इनको सहायता दी थी, बिल्कुल सही है। खुड़बुड़ा का युद्ध 14 अप्रैल सन 1804 में, तो गलत है, मई में हुआ था अप्रैल की जगह पर। तो आपका सही कौन सा था? 2 और 3 इसके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार से गढ़वाल में 52 गढ़ थे, उसी प्रकार से प्राचीन में नेपाल में कितने गढ़ थे? 24 गढ़ थे टोटल। कितने गढ़ थे? 24 गढ़, ठीक है। तो नेपाल में स्टार्टिंग में 24 गढ़ थे और उन्हीं 24 गढ़ों में बाद में अलग अलग आपस में लड़े, एकीकरण हुआ और फिर उनमें से आपके कुछों ने यहाँ पर उत्तराखंड में हमला किया था, ठीक है। अगला है 67 में, निम्न में से किसका प्राचीन नाम दिकतड़ है? दिकतड़ जो है आपका, ये डीडी हाट का प्राचीन नाम है। अगला हो जाएगा, ब्लॉसमिंग गढ़वाल हिमालय किसकी प्रसिद्ध कृति है? ब्लॉसमिंग गढ़वाल हिमालय जो है वो आदित्य नारायण पुरोहित द्वारा लिखी गई किताब है। अगला, निम्न में से सही सुमिलित है उसे छांटना है, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही सुमिलित है वह 8 मुट्ठी बराबर 500 ग्राम है, ठीक है। तो सही सुमिलित है उसे छांटना है, ठीक है। अगला हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन कुमाऊं रेजिमेंट के संबंध में गलत है? तो कुमाऊं रेजिमेंट के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये हमको देखना है, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट का नाम जो है 27 अक्टूबर 1945 को मिला, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट ने भारतीय सेना के 3 सेनाध्यक्ष दिए, ये भी ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर अगला है, फरवरी 1999 को इसी रेजिमेंट में डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। 99 को नहीं किया गया था, ठीक है। अगला है, 8 अप्रैल 1961 को राजेंद्र प्रसाद ने कलर प्रदान, ये भी सही है। इसमें आपका जो गलत है इसमें से वो आपका जो है रेजिमेंट में ये जो इसमें डाक टिकट है 88 है, ठीक है, 99 नहीं है। अगला, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों पर विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को सीमित रूप में भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिसे दोहरी नागरिकता भी कहा जाता है? तो दोहरी नागरिकता देने की जो शुरुआत हुई थी इसमें एलएम सिंघवी समिति द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि जो भारतीय बाहर रहते हैं विदेशों में उनको हम भारत की नागरिकता देना, मतलब हमको देनी चाहिए, इसको दोहरी नागरिकता देते हैं हम, ठीक है, कहते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं।
देखो वाद योग्य और अवाद योग्य में क्या अंतर है। वाद योग्य अवाद योग्य में यह है कि अगर कभी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट केस कर सकते हो। उसमें आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 आपको यह अधिकार देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हम जब नीति निर्देशक तत्व DPSP होते हैं, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं भाग 4 में, उनके खिलाफ हम कभी भी कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो वो अवाद योग्य होते हैं, और जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं। अगला है विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान था। तो यहाँ पर आपको देखना है, इसमें था आपका 54वां स्थान। अगला है फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष का एकल खिताब किसने जीता था। फ्रेंच ओपन का जीता था राफेल नडाल ने, ठीक है। अगला है यदि किसी कोड भाषा में सोल्ड को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में रोम को क्या लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, SHO करके आपको लिखना है, ठीक है। तो उसी भाषा में आपको इसमें क्या लिखा जाएगा, इसका सही आंसर मैं बताता हूँ आपको, ये हो जाएगा ILNV, ठीक है। अगला है उस विकल्प का आकृति का चयन कीजिए दी गई आकृति में अंतर स्थापित नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है, आपको उसी में ढूंढना है, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे कि एक ऐसी आकृति है D वाली जो कहीं फिट नहीं बैठती है, ठीक है। तो इसलिए ये आकृति इसमें अंतर स्थापित नहीं है। बाकी ये वाला जो है, जो B वाला है, B वाला आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा B वाला। उसके बाद ये A वाला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। A वाला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे C वाला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। तो ये वाला अंतर स्थापित नहीं है। देखो अगला है उस संख्या का चयन कीजिए दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी आएगी, तो आप इसको निकालिए, इसका 1 आएगा। अब कैसे आएगा ये आप देखिए, इसको निकालिए, ठीक है, ट्राई करिए, निकल जाएगा, बहुत ईजी है। अगला है वह 6 छात्र ABCDE और F की उत्तर के मुँह करे खड़े हैं, वर्णानुक्रम में नहीं खड़े हैं, A छोर पर खड़ा है, B का पड़ोसी है, तो ये भी आप निकालिए, इसका आंसर C है। अगला है अक्षरों के उसी संयोजन में लिखिए जैसे क्रम के रूप में दी गई जो श्रेणी है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा A, इसको निकालिए आराम से। अगला रात भर में कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है। रात भर में जो क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा आपका वो कालवाचक हो जाएगा, ठीक है। क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं वो क्रियाओं की विशेषता बताते हैं, ठीक है, आप जानते हो। कालवाचक कैसा हो जाएगा, रात भर, ठीक है, तो समय बता रहा है, दिन भर, रात भर, ठीक है। अगला है जिंदा शब्द क्या है यहाँ पर, तो जिंदा शब्द विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला है 82वां निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। अल्पप्राण और महाप्राण वर्ण जो होंगे क और ग हो जाएंगे अल्पप्राण। अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं आपको ये देखने के लिए आपको एक वीडियो मिलेगी मेरे चैनल पे, ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो है वर्ण विचार वाली, ठीक है, वो घटना चक्र से संबंधित है, आप उन्हें जरूर देखिएगा, उससे आपको ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगला है उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, ठीक है, और अंत में क्या होगा आपका, अंत में होता है प्रत्यय। अगला है कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कैवर्त शब्द का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा केवट, ठीक है, जो नाव खेता है। अगला पैसा कमाना एक बात है, उसे ढंग से व्यय करना अलग बात है। किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, तो ये जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसकी भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। घटना चक्र की वीडियो है, आप उसे जरूर देखिएगा, उसमें आपको जितने भी आप व्याख्या देखोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगला हो जाएगा वध्यागमन। तो वध्वागमन में कौन सा यहाँ पर संधि होगी, ठीक है। तो वध्वागमन में जो संधि होगी उसका हो जाएगा वधुधन आगमन, ठीक है, वधुधन आगमन यानी संधि। तो ये संधियों को भी आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी। महाश्वेता किसका पर्यायवाची होता है, महाश्वेता होता है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में चीवर शब्द का तात्पर्य चयन कीजिए। तो चीवर शब्द का जो होता है वो होता है बौद्ध भिक्षु का एक वस्त्र। अगला है कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है। कृपण का होता है दानी। अगला शब्द है भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति, ठीक है। तो भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति के लिए एक शब्द जो यहाँ पर दिया गया है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा इसका, वो वन वर्ड क्या होगा, क्या इसमें आपका होगा, तो हो जाएगी आपकी सहानुभूति। अगला है जूतम पैजार, मुहावरे का अर्थ जूतम पैजार, तो इसका होता है लड़ाई झगड़ा करना। अगला है जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल होई में अलंकार क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपका विरोधाभास अलंकार। अब ये क्या होता है विरोधाभास अलंकार, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलंकार वाली वीडियो में आपको अलंकार वाली वीडियो मिल जाएगी, उसमें आप संपूर्ण अलंकार को देख सकते हो। उसमें 2 पार्ट में है, पहले में दिया है शब्द अलंकार, सेकंड में दिया अर्थ अलंकार। अधिक उसमें क्या है, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें सिर्फ उदाहरण हैं अलंकारों के और उन उदाहरणों के हिसाब से उनको समझाया गया है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होंगे। अगला है निम्न में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की नहीं है। तो इसमें आपका जो
मंगलेश डबरा की नहीं है, वो हो जाएगी आपका मंगलेश डबरा क्या नहीं होगी इसमें, लाल हवेली। ठीक है, ये लाल हवेली जो है आपकी इनकी नहीं है। ठीक है, अगला हो जाएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था? तो राहुल सांकृत्यायन को दिया मध्य एशिया के इतिहास में। ठीक है, मध्य एशिया के इतिहास के लिए इनको साहित्य अकादमी दिया गया। अगला है आशा है कि तुम घर लौटने का संपूर्ण निर्णय ले लोगे, किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदेह सूचक। ठीक है, अगला है निम्न जो आपको चिन्ह दिया गया है, इस चिन्ह को पहचानना है और ये चिन्ह पहचान कर इसमें दिए गए विकल्प में सही उत्तर इसका चयन करना है। तो ये हो जाता है आपका लाघव चिन्ह। ठीक है, किसी को छोटा करना है, डॉक्टर लिखना है या कोई भी लिखना है। ठीक है, अगला हो जाएगा पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसको कहते हैं प्रेषिती। अगला है उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन क्या है? तो उच्चारण के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन जो आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा रॉ। ठीक है, अगला हो जाएगा वकील किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान देना। और संविधान के अनुच्छेद 351 में किसका वर्णन है? तो हिंदी के विकास के निर्देश के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये होती है आज की वीडियो। हमने यहाँ पर 100 प्रश्नों को डिस्कस किया जिसमें आपके सब कुछ थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा, इसलिए आपको वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और औरों के सामने भी इसको शेयर करना है, ताकि जिन जिनका पेपर है उनको वो इसका लाभ अधिक से अधिक उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।